नमस्ते। चर्चा में आपका स्वागत है। मैं हूं शिव मिश्रा। महाराष्ट्र में जो कुछ हुआ वह सब आपको मालूम है, और जो दिखाई दे रहा है वह आपको मालूम पड़ता जा रहा है। लेकिन पर्दे के पीछे क्या हुआ, क्या हो सकता है, क्या अभी आने वाला है, इन मुद्दों पर हम लोग चर्चा करेंगे। और ये जैसे जैसे आप इसके रेसे देखेंगे, ये किसी फिल्मी पटकथा से कम नहीं, बल्कि एक थ्रिलर मूवी से कम नहीं। और मुंबई माया नगरी है, बॉलीवुड है, और बॉलीवुड की जो मसाला मूवी होती हैं उसमें और इसमें काफी समानता है। लेकिन फिर भी इसमें ऐसा जासूसी किरदार है जिसमें अंतिम समय तक सस्पेंस बरकरार रहे। और मामला जब भी शरद पवार का हो तो फिर उस पर सहसा विश्वास नहीं होता है, लोग तमाम कयास लगाते हैं, और उसमें संभावनाओं की एक लंबी श्रृंखला खुली रहती है। इन सभी मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे अनुरोध है कि कृपया इस चैनल को, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। शरद पवार अपने जमाने के महारथी कहना तो उचित नहीं होगा, लेकिन बेहद अनिश्चित और धोखाधड़ी करने वाले राजनीतिक माने जाते हैं। आज भी जो महाराष्ट्र में पढ़े लिखा वर्ग है, पढ़े लिखे लोग हैं, वह शरद पवार को बहुत अच्छी निगाहों से नहीं देखते और उनको वोट भी नहीं करते। शरद पवार के वोटर्स का एक अलग क्लास है, उनकी अलग फॉलोइंग्स है, और उन्हीं से इनकी राजनीति चलती है। और यही कारण है कि इतने लंबे राजनीतिक सफर के बाद आज भी शरद पवार का महाराष्ट्र पे उतनी पकड़ नहीं है कि वो अपने बलबूते सरकार भी कभी बना सके। शरद पवार ने अपना राजनीतिक सफर 38 साल में मुख्यमंत्री बन के धमाकेदार शुरुआत की थी, जब उन्होंने वसंत दादा पाटिल को धोखा देके 40 विधायकों को अलग करके मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। आज उस कहानी के रेसे रेसे लोगों को याद है। सिर्फ वहां से शुरू करते हैं जहां पिछले बार शरद पवार के सूत्र छूट गए थे। आपको बता दें कि केंद्र में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री और अमित शाह गृह मंत्री हैं। ये ऐसे लोग हैं जो कभी किसी को माफ नहीं करते हैं, और ये कहने में उनको संकोच भी नहीं होता है। महाराष्ट्र में जो पिछली घटना हुई थी विधानसभा चुनाव के बाद, जिस तरह से शिवसेना की सरकार बनी थी और उस सरकार को बनाने में शरद पवार ने जो भूमिका अदा की थी, उसको ये लोग भूले नहीं हैं। आइए उस घटनाक्रम की बात करते हैं। महाराष्ट्र में जब शिवसेना और बीजेपी ने मिलजुल कर बहुमत प्राप्त कर लिया, तो शरद पवार ही थे जिन्होंने उद्धव ठाकरे को उकसाया और उनसे कहा कि आपको मुख्यमंत्री बनना चाहिए। और संजय राउत के माध्यम से उन्होंने उद्धव ठाकरे को बिल्कुल भाजपा से अलग थलग कर दिया, उनकी महत्वाकांक्षाएं बिल्कुल साथ में आसमान पर जगा दी। और धीरे धीरे शिवसेना और भाजपा अलग अलग ध्रुव पर खड़े हो गए, उनका मिलाप संभव नहीं था। ऐसे में जब सरकार नहीं बन सकी तो राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो गया। शरद पवार जो चाहते थे वैसा नहीं हो पा रहा था, इसलिए शरद पवार ने इस पूरी आपदा में एक अवसर निकालते हुए देवेंद्र फडणवीस से संपर्क स्थापित किया, अपने भतीजे अजीत पवार के माध्यम से, जो वही अजीत पवार जो आज सुर्खियों में है। अजीत पवार के माध्यम से संपर्क साधने के बाद केंद्र को यह संदेश गया कि भारतीय जनता पार्टी को एनसीपी समर्थन देगी और सरकार में शामिल भी होगी। बदले में केंद्र में उसे सुप्रिया सुले यानी शरद पवार की बेटी को अकोमोडेट करना होगा, और शरद पवार भी अगर इच्छुक हों तो उनको भी मंत्रिमंडल में लेना होगा। ये मैसेज पहुंचाया गया, और उसके बाद में शरद पवार दिल्ली जाते हैं, प्रधानमंत्री से उनकी लंबी मुलाकात होती है। बताया जाता है कि शरद पवार ने नरेंद्र मोदी से हार्ड बार्गेनिंग की। केंद्रीय मंत्रिमंडल में उन्होंने 2 कैबिनेट बर्थ मांगी, जिसके लिए भाजपा ने असमर्थता व्यक्त की। प्रधानमंत्री मोदी ने यह जरूर कहा कि हाँ, उनको एक कैबिनेट बर्थ दी जा सकती है, और संभवतः एक स्टेट मिनिस्टर के लिए जगह और खोजी जा रही थी, क्योंकि भाजपा के लिए महाराष्ट्र भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण राज्य था।
कसमकस के बीच में कोई फैसला नहीं हो सका और शरद पवार कम से कम इतना ऑफर लेकर मुंबई वापस आए। और उन्होंने अजीत पवार के माध्यम से देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री और अजीत पवार को उप मुख्यमंत्री की शपथ भी दिलवा दी। इसके बाद भाजपा से, केंद्रीय नेतृत्व से बार्गेनिंग का एक नया दौर शुरू हुआ, जिसमें उन्होंने केंद्रीय मंत्रिमंडल में एग्रीकल्चरल मिनिस्ट्री, कृषि मंत्रालय की मांग की। इससे नरेंद्र मोदी बहुत असहज हो गए, क्योंकि कृषि मंत्रालय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फ्लैगशिप मंत्रालय है, जिसमें किसान सम्मान निधि, फर्टिलाइजर सब्सिडी, बहुत सारी चीजें दी जा रही हैं और जो उनके लिए छवि बनाने का एक बहुत बड़ा मंत्रालय था। इसलिए इसके लिए असमर्थता व्यक्त कर दी गई और यहीं से शरद पवार ने अपनी स्ट्रेटजी पर दोबारा विचार करना शुरू कर। समझा जाता है कि इसके बाद शरद पवार ने शिवसेना को पदस्थापित करने के लिए प्रयास करना शुरू कर दिया। उन्होंने कांग्रेस से, स्थानीय नेताओं से बात कर रखी थी, सोनिया गांधी से बात की और सभी मिलकर सरकार बनाने पर सहमत हो गए। उद्धव ठाकरे तो बिल्कुल दूल्हा बन के तैयार थे और इस बीच में हारे थके पराजित योद्धा की तरह देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। लेकिन एक सबसे बड़ा काम शरद पवार कर चुके थे, वह था कि राज्य से राष्ट्रपति शासन हट चुका था। जैसे ही देवेंद्र फडणवीस ने इस्तीफा दिया, शरद पवार ने उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में सरकार बनाने के लिए दावा पेश करा दिया, जिसे राज्यपाल को स्वीकार करना ही पड़ा और इस तरह से उद्धव सरकार अस्तित्व में आ गई। उद्धव सरकार के अस्तित्व में आने के बाद जो सबसे बड़ा काम शिवसेना ने किया, पानी पी पी कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह को कोसना शुरू कर दिया। ऐसी ऐसी बातें उनके लिए कही गई जिसके लिए शायद नरेंद्र मोदी और अमित शाह को बहुत आघात लगा और जिन्हें शायद ही वो कभी भुला सके। लेकिन ये दोनों ही समझते थे कि उद्धव ठाकरे में बौद्धिक क्षमता की कमी है। ये जो बौद्धिक नेतृत्व है राज्य का, वह कहीं और से आ रहा है और वह थे शरद पवार। इसलिए जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या अमित शाह के गुस्से का केंद्र बिंदु थे, वह शरद पवार ही थे। और इस तरीके से जब उन्होंने देखा कि सबसे बड़ा धोखा तो उद्धव ठाकरे ने दिया था, शिवसेना ने दिया था, उन्होंने सबसे पहले शिवसेना को निपटाने का प्लान बनाया और उसके बाद शरद पवार। शिवसेना को कैसे निपटाया गया, आपने देखा कि एक नाथ शिंदे के माध्यम से बड़ी संख्या में विधायकों को तोड़कर सूरत से गुवाहाटी, गुवाहाटी से गोवा, और एक इतना मजबूत जो तोड़ एक नाथ शिंदे ने लगाया था, उसमें एक भी विधायक टस से मस नहीं हुआ और उद्धव ठाकरे को इस्तीफा देना पड़ा। और इसकी परिणति यह हुई कि नई सरकार सत्ता में आ गई और लोग बहुत अचंभे में रह गए जब एक नाथ शिंदे ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और देवेंद्र फडणवीस को उप मुख्यमंत्री से संतोष करना। लेकिन देवेंद्र फडणवीस इसके बाद भी एक बड़े नेता बनकर उभरे और राज्य में सरकार चलती रही। इसके बाद जैसे जैसे लोकसभा चुनाव का समय नजदीक आता गया, विपक्षी एकता और तमाम सारे कार्यकलाप पूरे देश में हो रहे थे। लेकिन शरद पवार जब से राजनीति में आए हैं, सत्ता प्राप्ति, सत्ता में बने रहना ही उनका एक लक्ष्य रहा है, किसी तरीके से जोड़ तोड़, किसी तरीके से कुछ भी करके। आज लोग उन्हें स्ट्रांग मराठा नेता के नाम से जानते हैं, लेकिन महाराष्ट्र का पढ़ा लिखा तबका जानता है कि वो स्ट्रांग मराठा नेता नहीं बल्कि रॉन्ग मराठा नेता है और वह छल कपट, धोखा, कुछ भी कर सकते हैं और ज्यादातर सही नहीं बोलते। इसलिए उनकी क्रेडिबिलिटी पढ़े लिखे लोगों के बीच में लगभग जीरो है। बड़ा वर्ग देश में जानता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सत्ता में वापसी करने जा रहे हैं। इस बात का मंथन एनसीपी की इंटरनल बैठक में भी हुआ और लोगों ने कहा कि भाई आएगा तो मोदी ही। और शरद पवार ने यह भी कहा कि जब आएगा मोदी ही तो फिर मोदी से बैर क्यों, हम क्यों भाजपा के साथ मिलकर कुछ काम ना करें। तो शरद पवार ने इस पर कार्य करना शुरू किया और ये हुआ कि किसी तरीके से पिछले दरवाजे से भाजपा के साथ हो लिया जाए और विपक्ष को इसकी खबर भी न लगे। विपक्षी एकता की कोशिशें चल रही थी, उसमें शरद पवार अपना भविष्य भी देख रहे थे और आखिर वो घड़ी आ गई जब पटना में मीटिंग हुई। शरद पवार प्रफुल्ल पटेल को लेकर उस मीटिंग में शामिल हुए। बताया जाता है कि सोनिया गांधी ने शरद पवार को इस मीटिंग की बौद्धिक क्षमता का उपयोग करने करके
राहुल के पक्ष में माहौल बनाने के लिए कहा था। और शरद पवार को ये जिम्मेदारी मिली, इससे अभिभूत होकर वो उस बैठक में गए। लेकिन पटना की बैठक में क्या हुआ, एक दूसरे शुभचिंतक भी थे कांग्रेस के, सोनिया गांधी ने उनको भी राहुल के गार्जियन के तौर पर लगा रखा था, वैसे लालू यादव। और जब मीटिंग शुरू हुई, अरविंद केजरीवाल ने अपने अध्यादेश का प्रस्ताव रखा, तो जैसा जो कुछ पहले पर्दे के पीछे तय हुआ होगा, उमर अब्दुल्ला ने केजरीवाल पर चढ़ाई कर दी। और केजरीवाल नाराज हुए, उन्होंने राहुल पर चढ़ाई कर दी, और इसके बाद तमतमाए हुए मीटिंग छोड़कर चले गए। इधर लालू यादव ने भी बड़ा खेल कर दिया। उन्होंने राहुल को दूल्हा बना दिया और नीतीश कुमार को लूला बना दिया, क्योंकि नीतीश कुमार दूल्हा बनने के लिए खुद ही तैयार थे। परिस्थितियां एकदम से बदल गई। ममता बनर्जी भी भड़क गई कांग्रेस पर। तो पटना की पूरी मीटिंग छत बिछत हो गई, और उस मीटिंग में सिर्फ अगले मीटिंग की तारीख तय हो सकी, और वह मीटिंग हिमाचल में तय की गई। और इससे पहले हिमाचल की मीटिंग होती, संभवतः हिमाचल सरकार ने कुछ अपनी परेशानी बताई, वो मीटिंग को शरद पवार के इशारे पर कर्नाटक शिफ्ट कर दिया गया, बेंगलोर में। और उसका एक बड़ा कारण यह भी है, जहां से आपका थ्रिलिंग एपिसोड शुरू होता है इस हिंदी मूवी का। शरद पवार थोड़ा टाइम बाई करना चाहते थे अपने इस अ, फिल्म की, इसको रिलीज करने के लिए। तो जब इसकी डेट आगे चली गई, उसके बाद में ऑल ऑफ सडन एक दिन अजीत पवार ने अपने घर पर अपने विधायकों की बैठक बुलाई, और उसके बाद में वो सीधे राज्यपाल भवन की तरफ चले गए, राजभवन की तरफ। उनके पीछे पीछे देवेंद्र फडणवीस, एक नाथ शिंदे भी गए। और थोड़ी देर में चटमंगनी पट ब्याह वाली बात होगी कि शपथ ग्रहण हो गया। ज्यादातर लोगों को भारत में तभी पता चला जब शपथ ग्रहण समारोह हो चुका। और शरद पवार ने भी कहा कि उनकी बंगले पर अजित पवार की जो मीटिंग हो रही थी उसकी उन्हें कोई जानकारी नहीं थी। और शरद पवार उस समय पूना में थे। सामान्यतः शरद पवार भी मुंबई में होते हैं, लेकिन पूना में भी हो सकते हैं, कोई खास बात नहीं है। लेकिन शरद पवार ने प्रेस वार्ता में पत्रकारों से ये बात बिल्कुल झूठ बोली कि उनको इस मीटिंग की जानकारी नहीं थी, इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं? ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि अजीत पवार के बंगले पर जो मीटिंग हो रही थी, उसमें प्रफुल्ल पटेल भी मौजूद थे, और उनकी बेटी सुप्रिया सुले भी मौजूद थी। बाद में ऐसा महसूस किया गया मीटिंग में कि सुप्रिया सुले के होने से जो फिल्म है, इसमें वास्तविकता नजर नहीं आएगी। इसलिए मीटिंग के कुछ देर बाद, यानी राजभवन कूच करने के पहले ही, सुप्रिया सुले उस मीटिंग को छोड़कर चली गई। तो इसलिए अगर शरद पवार ये कहते हैं कि उनको नहीं मालूम था, तो बिल्कुल सरासर झूठ है। और इसके बाद में जब पूना में पत्रकारों ने उनसे पूछा, तो उन्होंने बहुत ही सामान्य और सधे हुए जवाब दिए। हंसते लहजे में कहा कि मेरे साथ पहली बार ऐसा नहीं हो रहा है, इसके पहले भी हो चुका है, और हमने पूरी पार्टी खड़ी की। और उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने 2 दिन पहले या एक दिन पहले मध्य प्रदेश में कहा था, 70,000 का घोटाला, महाराष्ट्र का सिंचाई घोटाला, शायद इस कारण अजीत पवार दबाव में आ गए। लेकिन उनको ये नहीं मालूम है कि 24 घंटे में इस तरह की प्लानिंग नहीं होती, इस तरह की सिनर्जी नहीं बनती है कि जिसमें अजीत पवार जाएं देवेंद्र फडणवीस के साथ में और शपथ ग्रहण करें, और उनके 8-9 मंत्रियों के नाम भी तय हों, उनके बेहद खास प्रफुल्ल पटेल भी उनके साथ हों। ये चीजें सामान्य नहीं है जो शरद पवार ने कही। अब सवाल ये उठता है कि भाजपा को क्या मिला? भाजपा के पास महाराष्ट्र में पहले से ही बहुमत था, और एक और बहुमत जोड़कर तो उन्होंने एकनाथ शिंदे ग्रुप को थोड़ा सा हताश कर दिया, क्योंकि मंत्री पदों की संख्या कम हो जाएगी, और भाजपा को इससे फायदा क्या होगा? तो पहले समझते हैं कि भाजपा को फायदा क्या होगा। ये भी एक बात हो सकती है कि शरद पवार ने पटना की मीटिंग में जो बौद्धिक खेल किया, उसके कारण ही मीटिंग छत हो गई। तो पहला आघात तो विपक्षी एकता को भाजपा ने लगा दिया। दूसरा, एक मनोवैज्ञानिक दबाव नीतीश कुमार पर ला दिया, क्योंकि नीतीश कुमार भी धरातल पर आ गए। कांग्रेस पर भी दबाव ला दिया कि ज्यादातर लोग उनके साथ नहीं है, और इस तरीके से विपक्षी एकता में विघ्न बाधा पड़ गई। और जितनी देर में बेंगलोर की मीटिंग होगी, उस बीच में कुछ और नई घटनाएं हो सकने की संभावना है। तो भाजपा को एक तो फायदा ये हुआ। दूसरा फायदा, भाजपा जब
महाराष्ट्र में सरकार बनाने में नाकाम रही और देवेंद्र फडणवीस को इस्तीफा देना पड़ा। उस समय भी अजीत पवार शरद पवार के कहने से ही गए थे, लेकिन उन्होंने पतंग की डोर काट दी और उनको वापस बुला लिया। इसमें जितनी फजीहत हुई, जितनी बदनामी हुई, अजीत पवार की हुई। और इसमें जितनी प्रशंसा हुई उनकी कुशलता की, उनकी कुटिलता की, राजनीतिक कौशल की, वो शरद पवार के हिस्से में गया। और पूरे गठबंधन पर, जो महाअघाड़ी जिसका नाम दिया गया, उस पर उनका कब्जा हो गया। और इस तरीके से जो पूरी सरकार थी महाराष्ट्र की महाअघाड़ी की, उसका बौद्धिक केंद्र बिंदु शरद पवार ही बने रहे। और उस सरकार से जितना फायदा शरद पवार ने उठाया, उतना फायदा तो उद्धव ठाकरे को भी नहीं हुआ। शायद उनको इसका अंदाजा भी नहीं होगा, लेकिन भाजपा ने, अमित शाह ने उद्धव ठाकरे को औकात में ला दिया, सड़क पर आ गए, सब कुछ चला गया, पार्टी भी गई, इज्जत भी गई, शोहरत भी गई। और अब वो ऐसे मुकाम पर खड़े हैं जहां से उनकी पार्टी खड़ी होना संभव नहीं है। पुराना वैभव, पुराना जो उनका दबदबा था, वह कायम हो पाना संभव नहीं है। भाजपा और अमित शाह के निशाने पर दूसरे जो व्यक्ति थे, वे थे शरद पवार। भाजपा को ये अच्छी तरीके से मालूम है कि शरद पवार ने पिछली बार भी डबल गेम खेला था, डबल क्रॉस किया था। और अब की बार भी वो डबल गेम खेल रहे हैं, डबल क्रॉस कर रहे हैं। भाजपा इस कीमत पर भी तैयार थी। क्यों? क्योंकि अब की बार अजीत पवार ने भाजपा को वचन दिया है, और उनके बीच में इस तरह की अंडरस्टैंडिंग हो गई है कि अगर शरद पवार ने बुलाया भी तो अजीत पवार वापस नहीं जाएंगे। और इस तरीके से जो शरद पवार का डबल गेम है, डबल क्रॉस करने का जो स्टाइल है, वो एकदम से फेल हो जाएगा। और वो होता दिख रहा है। और अभी तो स्थिति ये है कि अजीत पवार ने पार्टी पर, सिंबल पर, बहुत सारी चीजों पर क्लेम करना शुरू कर दिया है, लेकिन एक खिड़की खोल रखी है। उन्होंने कहा कि भाई राष्ट्रीय अध्यक्ष पार्टी के तो शरद पवार है। और ओरिजिनल पटकथा भी यही थी कि पहले पूरी पार्टी शामिल होगी भाजपा सरकार में, और इसके बाद में शरद पवार सरेंडर कर देंगे। भतीजे का मोह, पुत्री का मोह, पार्टी का मोह, जो भी कहा जाएगा, कोई ना कोई ऐसा नैतिक कारण ढूंढेंगे और फिर से पार्टी में जुड़ जाएंगे। जैसे पिछली बार देखा होगा कि अजीत पवार ने सरकार बनाई, उप मुख्यमंत्री बने, फिर वापस आ गए, और वो पार्टी में ऐसे रंग गए, ऐसी स्वीकार्यता उनकी हो गई जैसे कुछ हुआ ही नहीं। शायद इस बार की पटकथा भी कुछ ऐसे ही थी। और जब शरद पवार जैसे खिलाड़ी को ये मालूम हो कि अगली बार भी मोदी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, और फिर उनके सहयोगी पहले से बन जाए, तो उनका कुछ तो रुतबा रहेगा सरकार में। एक चीज। दूसरी चीज की अगली जो विधानसभा का चुनाव महाराष्ट्र में होगा, वो उसमें भी शायद उनका कुछ एक बरदस्त होगा। कम से कम उनकी इज्जत बची रहेगी कि जो सीटें हैं, जितने एमएलए उनके हैं, उतने टिकट आ जाएंगे अगर गठबंधन में चुनाव लड़े जाते हैं तो इसलिए ये जो पूरी व्यवस्था है, उस व्यवस्था के अंतर्गत ऐसा होना था, जो शायद अब नहीं हो सकेगा। जैसी कि शरद पवार ने मूल पटकथा लिखी थी, अगर वैसा भी होता तो भी भाजपा को कोई नुकसान नहीं, क्योंकि विपक्षी एकता तो कमजोर हो चुकी है, और कम से कम शरद पवार की एनसीपी तो उससे बाहर आ गई। और अब अगर वो विपक्षी खेमे में शामिल नहीं होते हैं, तो एक धड़ा तो कम हो गया। इससे कांग्रेस की शक्ति घटेगी, क्योंकि एनसीपी कांग्रेस ही है। एक तीर हो जाता है। दूसरा ये, जैसा था कि उद्धव ठाकरे के बाद, शिवसेना के बाद अगर कोई ऐसा व्यक्ति था, कोई ऐसी पार्टी थी, तो वो शरद पवार और उनकी पार्टी ही थी, जिसमें अमित शाह और मोदी बिल्कुल घायल सिंह की तरह इनकी इंतजार कर रहे थे। तो ये मौका भी आ गया, जिसमें शरद पवार की इज्जत तार तार होगी। अगर वो भाजपा के साथ आते भी हैं, तो उनके हाथ कुछ नहीं लगेगा, क्योंकि उनका सब कुछ एक्सपोज हो चुका है। दूसरे, देखा देखी नीतीश कुमार भी धरातल पर आ गए। आप देखेंगे कि महाराष्ट्र के पैटर्न तो शायद कुछ पटना भी होता दिखाई पड़े। लेकिन फिलहाल तो अगर ये रस्साकसी चलती रही, पार्टी पर क्लेम, रिवर्स क्लेम, तो भी भाजपा को नुकसान नहीं। भाजपा के जो शुभचिंतक हैं, समर्थक हैं, जो स्वच्छता में विश्वास करते हैं, साफ सुथरी राजनीति के हिमायती हैं, उनको जरूर लगेगा कि भाई भाजपा ने क्या किया, नहीं करना चाहिए था। लेकिन ये कलयुग है। राम ने युद्ध की अलग भूमिका बनाई थी, कृष्ण ने द्वापर में युद्ध की अलग भूमिका बनाई। और तब से तो 7,000 वर्ष हो चुके हैं महाभारत के बाद में। बदलते परिवेश में भूमिकाएं भी बदलेंगी, रणनीति भी बदलेगी। और अगर किसी व्यक्ति को उसी की रणनीति में जवाब दिया जाए, फॉर द टाइम ही सही, तो बहुत बुरा नहीं कहा जाएगा।
और ये गठबंधन अगर लोकसभा चुनाव तक चलता है या विधानसभा चुनाव तक चलता है या उस समय ही टूट जाता है तो भी कोई फर्क भाजपा की सेहत पर नहीं पड़ेगा। इससे सिर्फ शरद पवार सड़क पर आ गए हैं और आगे आने वाले समय में शरद पवार जितने जितने एक्सपोज होते जाएंगे उनकी मिट्टी पलीत होती जाएगी। जबकि उनको ईश्वरीय संदेश है, उनकी आवाज नहीं निकल रही, उनको उनकी बॉडी उनका शरीर अपना प्रेजेंटेबल नहीं है जनता के सामने, लेकिन वो ईश्वरीय संदेश नहीं सुन रहे, अभी भी माया मोह में पड़े हुए हैं, पुत्री को स्टेब्लिश करना चाहते हैं, राजनीति के जो आंधी चल रही है उसके आम खाना चाहते हैं, इसलिए उनका बुरा हाल होना तय है। नमस्कार।